विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक जाने के लिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स की एक नई सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसमें हमने मिक्सअप क्वेश्चंस देखे, एमसीक्यूज भी देखे जो आपके एनडीए में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और पीवाईक्यूज भी देखे। इन द सिमिलर मैनर हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक के और लगाएंगे, क्योंकि बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 2 से 3 क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एनडीए 2013 के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं जबरदस्त जोश के साथ इस कंटिन्यू करने वाली सीरीज को। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 16 इसमें डला हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 पे एंड किया था। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो, इट इज सेइंग दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। और बच्चों देखो आपका ये क्वेश्चन जो है ये एनडीए 2015 के पहले एग्जाम में आया हुआ था। ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो सही नहीं है। बच्चों इस पर ध्यान रखेंगे। देखिए आपका ध्यान अधिकतर इस ओर चले जाता है एक्साइटमेंट में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि ये पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इस पर बिल्कुल जरूर ध्यान देंगे। तो देखिए हमारे पास पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इन स्टडी फ्लो of liquid the velocity of liquid particles reaching at particular point is the same at all points। अच्छा बच्चों ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो स्टडी फ्लो होता है, देखो स्टडी फ्लो में बच्चों क्या होता है, मान लो आपका क्या कर रहा है, इस तरीके से वाटर का फ्लो हो रहा है, किसी लिक्विड का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। अगर स्टडी फ्लो की बेटा मैं अगर बात करूं ना, तो स्टडी फ्लो में अगर हम देखेंगे, अगर हम अलग अलग पॉइंट्स ले लें, इन स्ट्रीम में अलग अलग पॉइंट्स ले लें, तो देखो बेटा ऐसा होगा हमारे पास स्टडी फ्लो में क्या होता है कि यहां पर जो आपके पास वेलोसिटी होती है जिस पार्टिकल की, अब जो भी वाटर का पार्टिकल इस पॉइंट से होकर गुजरेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हो सकता है इस पॉइंट से गुजरे, तो इस पॉइंट पे हो सकता है इस पॉइंट से वेलोसिटी अलग हो, लेकिन जो भी पार्टिकल इससे गुजरेगा उसकी वेलोसिटी सेम ही होगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी बाकी दो से हो सकता है पहले के दो से डिफरेंट हो, लेकिन जो भी पार्टिकल्स यहां से गुजरेंगे उनकी वेलोसिटी सेम ही होगी। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल आगे जा रहा है और जो पार्टिकल उसके पीछे से आ रहा है, उन दोनों की वेलोसिटीज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। ऐसा जो फ्लो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड योर स्टडी फ्लो। गेटिंग इट। अब देखो जरा पहला ऑप्शन पढ़े, इन स्टडी फ्लो ऑफ लिक्विड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स रीचिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। देखो मैंने क्या कहा तुमसे, ऐसा जरूर होता है कि जो भी आपका लिक्विड का पार्टिकल इन पॉइंट से होकर गुजरेगा, यहां पर मान लो अगर वेलोसिटी हमारे पास VA है और यहां पर मान लो वेलोसिटी हमारे पास VB है और यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी है VC है। अब जो भी आपका इस लिक्विड का जो पार्टिकल होगा इस पहले A पॉइंट से गुजरेगा, तो इसका भी क्या होगा, आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, VA होगी। मान लो उसके पीछे से कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट पर VA होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो पार्टिकल अब यहां से B पॉइंट पर चले गया है तो B पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम ही होगी, नहीं, B पॉइंट की वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन अब जो भी पार्टिकल इस B पॉइंट से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी VB ही होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि स्टडी फ्लो में हर एक पॉइंट पे, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो हर एक पार्टिकल की क्या होती है, सेम होती है। ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। अगला कह रहा है स्टडी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड फ्लो। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, स्टडी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड फ्लो। ये ऑप्शन हम कह सकते हैं कि सही है, कह सकते हैं इसे कि सही है, बट अभी हमें यह देखना होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। पहला तो गलत हो गया। अगला कह रहा है इन अ स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल मे नॉट फॉलो द सेम पाथ एज टेकन बाय अ प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। अच्छा बच्चों, इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो पहले उसमें क्या कह रहा है ना, इन अ स्टडी फ्लो ऑफ लिक्विड्स द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट बोला है बेटा, देखो इसमें ऑल पॉइंट्स नहीं बोला है, तो हमने गलत अज्यूम कर लिया। यहां पर देखो पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है वो बोल रहा है कि इस पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, इस पर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, इस पर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, तो पहला स्टेटमेंट सही है बेटा। देखो यहां पर पर्टिकुलर अगर नहीं बोलता, ऑल पॉइंट्स पर बोलता, हमने इसको क्या सोच लिया, ऑल पॉइंट सोच लिया, तो अगर ऑल पॉइंट्स यहां पर होता तो स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, स्टडी फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। देखो मैंने क्या कहा है आपको, स्टडी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइंड फ्लो बोलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन अ स्टडी फ्लो each particle may not flow each particle may not follow the same path as taken by a previous particle passing through that point। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जो ये पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल यहां पर है, अब इसके पीछे से जो आने वाला पार्टिकल है वो इसी पाथ को फॉलो नहीं करेगा, बोल रहा है। ऐसा होता है क्या, नहीं। स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो में क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल यहां से होकर गुजरा है तो इसके पीछे वाला पीछे से आने वाला पार्टिकल इसी सेम पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आपके पास। लास्ट स्टेटमेंट है कि टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये तो बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि आपका जो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया इस पाथ पर, अब इसके पीछे जो भी पार्टिकल्स आएंगे, इसके पीछे जो भी पार्टिकल्स आएंगे वो सारे के सारे इसी पाथ को फॉलो करेंगे। यानी हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इंटरसेक्शन की तो कोई बात ही नहीं आई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ये गलत है आपका। ठीक हो गया, तो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर हम किसकी तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो द डेंसिटीज ऑफ 3 लिक्विड्स। अच्छा, 3 लिक्विड दिए गए हैं, पहले की डेंसिटी कैपिटल डी है, दूसरे की डेंसिटी कैपिटल 2 कैपिटल डी है, तीसरे की डेंसिटी 3 कैपिटल डी है। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 लिक्विड्स आर मिक्स्ड। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 लिक्विड्स है, पहले की जो डेंसिटी है वो कैपिटल डी है, दूसरे की जो डेंसिटी है वो 2 कैपिटल डी है, तीसरे की डेंसिटी जो है 3 कैपिटल डी है। लेकिन जो तीनों लिक्विड्स लिए गए हैं उनका वॉल्यूम इक्वल है और तीनों को मिक्स कर दिया गया है। अब मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या होता है, जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी ना वो क्या होगी, मिक्सचर की डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी के लिए, आपके पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अब मिक्स हो गया है तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब मास आप कैसे निकालेंगे, देखो अगर आप क्या कर लो, लेट, वो कह रहा है ना हर एक लिक्विड का वॉल्यूम सेम है, तो लेट वॉल्यूम ऑफ ईच लिक्विड, लेट वॉल्यूम ऑफ ईच लिक्विड इज इक्वल्स टू वी। अब आपके पास ईच लिक्विड का अगर वॉल्यूम वी है तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मिक्सचर का, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 3 लिक्विड है, एक का वॉल्यूम v है तो 3 का वॉल्यूम 3v हो जाएगा। अच्छा, अगर मासिस निकालें तो देखो पहले लिक्विड का जो मास होगा, अगर मासिस की बात करें तो जो फर्स्ट लिक्विड होगा उसका जो मास होगा उसे m1 लेट कर लेते हैं। मास इज इक्वल टू आपके क्या पास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, पहले की जो डेंसिटी है वो d है और पहले लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो v है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले का मास dv हो जाएगा। अच्छा, दूसरे लिक्विड का जो मास है वो आपके पास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा,
दूसरे की जो डेंसिटी है 2d है, मल्टीप्लाई बाय दूसरे का वॉल्यूम भी क्या है, v ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2dv आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का जो आपके पास मास है वो आपके पास हो जाएगा, डेंसिटी कितनी है 3d इंटू आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3dv आ जाएगा। अच्छा, आपके पास मासिस आ गए तीनों के, तो टोटल मास आपके पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा टोटल मास क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल मास जिसे आप कैपिटल M से डिनोट करो, वो आपके पास क्या हो जाएगा M1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा M2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा M3, यानी आपके पास हो जाएगा dv प्लस 2dv प्लस 3dv इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 6dv आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, टोटल वॉल्यूम भी आ गया है, टोटल मास भी आ गया है, तो हम वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास, टोटल मास कितना दे रखा है हमें 6 कैपिटल डी वी दे रखा है, होल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 3v दे रखा है, v से v कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसका मतलब है मिक्सचर की जो आपके पास डेंसिटी आ गई है वो ट्वाइस ऑफ कैपिटल डी आ गई है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 18, गेन इन सरफेस एनर्जी ऑफ एन इंक्रीज इन लिक्विड सरफेस बाय ए इज, अच्छा वो पूछ रहा है कि सरफेस एनर्जी कितनी होगी लिक्विड सरफेस की, लिक्विड सरफेस की सरफेस एनर्जी कितनी होगी पूछ रहा है वो सीधे सीधे। तो कल ही हमने क्या देखा था बेटा, इसका एक फॉर्मूला देखा था, जो सरफेस एनर्जी होती है वो एरिया इनटू क्या होता है आपके पास सरफेस टेंशन होता है। अच्छा, यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए कैपिटल टी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को जाते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फॉर अ स्टील बोट फ्लोटिंग ऑन ए लेक द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट इज, अच्छा बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ये एनडीए 2012 फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, ये बोल रहा है कि अगर एक स्टील बोट क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है किसी लेक में, तो ऑब्वियसली क्या करेगी, वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करोगे वाटर में डालोगे तो वो डिस्प्लेस करेगा उसमें से कुछ वाटर, तो वो बोल रहा है कि द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट इज, यानी जो डिस्प्लेस किया वाटर उस बोट ने वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा पूछ रहा है। अच्छा देखो ये आपके पास क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपके पास, वो क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन यू इमर्ज एनी ऑब्जेक्ट इनटू वाटर या लिक्विड, जब आप किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं किसी लिक्विड में डालते हैं, तो जितना लिक्विड वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जितना वेट होता है उतनी ही कमी आ जाती है वेट में उस बॉडी के। ठीक हो गया, तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है हमारे पास कि देखो ये बोल रहा है फॉर अ स्टील बोट फ्लोटिंग ऑन अ लेक द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट इज लेस देन द वेट ऑफ द बोट, ठीक है, मोर देन द वेट ऑफ द बोट, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द बोट विच इज बिलो द वाटर लेवल ऑफ द लेक। बिल्कुल सही है, जितना पार्ट आपका क्या होगा डूबा होगा उस लिक्विड में, उतना ही वेट ऑफ वाटर हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तभी तो अगर आप क्या करेंगे कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर के रिम तक अगर आपका क्या है वाटर फिल्ड है, तो जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट उस वाटर के ऊपर रखेंगे तो जितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा उस ऑब्जेक्ट के पोर्शन ने उतना ही बाहर गिर जाएगा। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखो बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर इज 11 and specific gravity of iron is 8. Which one among the following is the approximate relative density of silver with respect to iron? बेटा देखो हमें क्या दे रखी है, एक तो हमें क्या दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर दे रखी है जो कि 11 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन दे रखा है
जो कि आपके पास क्या है 8 है। अब हमें क्या निकालना है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर विथ रिस्पेक्ट टू आयरन। अच्छा, अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ना, किसकी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर विथ रिस्पेक्ट टू आयरन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर। अब देखो सिल्वर की निकालनी है तो ऊपर क्या आएगा आपके पास, सिल्वर आएगा, और नीचे आपके पास किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन के रिस्पेक्ट में निकालनी है। ये फॉर्मूला आपके पास रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1.375 एंड इट कैन बी रिटन इक्विवेलेंट टू 1.4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सपोज वी हैव एन आयरन नेल एंड एन आयरन बॉल ऑफ सेम मास। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आयरन नेल यानी क्या दी हुई है, लोहे की कील दी हुई है, एंड आयरन बॉल, लोहे की बॉल दी हुई है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जब इन्हें वाटर में सबमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, देन द आयरन बॉल में फ्लोट बट द नेल ऑलवेज सिंक्स। मगर जो आयरन की बॉल होती है, लोहे की बॉल होती है, वो फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है, लेकिन आपकी जो लोहे की कील होती है वो डूब जाती है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पूछा गया है। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखेंगे कि आयरन जो है ना, उस पर जो बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा वाटर के थ्रू, वो बहुत कम लग रहा होगा। यानी बायोन्ट फोर्स जो वाटर पे लग रहा होगा ना, वो बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जो आपकी आयरन बॉल है ना, उस पे बायोन्ट फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा। और बायोन्ट फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है बॉडी पे तो उसे होल्ड करेगी वाटर सरफेस के ऊपर, यानी फ्लोट करवाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा जो हमें ये बता रहा होगा कि बायोन्ट फोर्स जो लग रहा है वो बॉल पे लार्जर लग रहा है और जो नेल पे लग रहा है वो कम लग रहा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि बायोन्ट फोर्स ऑन द बॉल इज लार्जर देन दैट ऑफ द नेल ड्यू टू देयर शेप्स। तो पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया है, बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का तैरना और उसका डूबना इस बात पर निर्भर करता है कि जो बायोन्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपका वाटर सरफेस वो ज्यादा है या कम है। गेटिंग इट? तो अगर आपके वेट से, अगर उस बॉडी के वेट से ज्यादा बायोन्ट फोर्स है तो ऑब्वियसली बॉडी फ्लोट करेगी। नेल के केस में क्या हुआ कि नेल के केस में उसका वेट ज्यादा हो गया बायोन्ट फोर्स के कंपैरिजन में, तो उसके वेट की वजह से वो डूब गई। लेकिन आयरन बॉल के केस में क्या हुआ कि उस पर जो बायोन्ट फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा है उसके वेट के कंपैरिजन में। गेटिंग इट? तो इसीलिए आपके पास क्या है, आपके पास वो जो आयरन बॉल है इट वॉज फ्लोटिंग एंड नेल जो है इट वो क्या कर गई है, वो आपकी डूब गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका एनडीए 2014 फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग लॉज। यानी इनमें से किस लॉज पे, किस लॉ पे आपका बर्नौलीज जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है। बेटा देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या होता है ना, आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है लिक्विड की। टोटल एनर्जी का मतलब है कि आपके पास जो प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ रहे हैं बेटा? तो देखो आपकी क्या हो रही है, सारी एनर्जीज क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है बर्नौलीज प्रिंसिपल में। तो इसका मतलब है कि ये किस लॉ को फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किसको करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। बर्नौलीज प्रिंसिपल में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is equals to constant होता है. It means that conservation of energy को follow करता है आपका Bernoulli's principle. Now question number 23 पे जाते हैं बेटा. देखो question number 23 क्या कह रहा है? Two wires of same radius and material have their lengths in the ratio 1:2. अच्छा क्या कह रहा है कि दो वायर है हमारे पास, सेम रेडियस है, सेम मटेरियल है, दोनों की रेडियस भी सेम है, सो दोनों का मटेरियल भी सेम है, लेकिन लेंथ का जो रेशियो है वो 1:2 है. इफ दीज आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, अब दोनों वायर को क्या किया जा रहा है? स्ट्रेच किया जा रहा है, यानी खींचा जा रहा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से. देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द टू वायर्स विल बी इन रेशियो. दोनों वायर में स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा? ठीक हो गया. ऐसा बोला गया है कि दो वायर्स हमारे पास है, उन दोनों वायर्स की रेडियस सेम है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, लेकिन दोनों की लेंथ का जो रेशियो है वो 1:2 है. अब दोनों को सेम फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया जा रहा है, तो दोनों में स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है. तो देखो बेटा हमारे पास क्या है कि जब भी हम मटेरियल की बात करेंगे तो हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करेंगे, और यंग्स मॉड्यूलस में ही हमारा क्या आता है? स्ट्रेन आता है. तो अगर यंग्स मॉड्यूलस में देखूं तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आता है हमारे पास. स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. आपके पास स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब मैं इसको अगर लिखूं तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? इसे मैं लिख सकता हूं F ओवर A अपॉन डेल L ओवर L लिख सकता हूं. अच्छा मैं यहां से क्या है, मेरे पास ये स्ट्रेन है, मेरे पास ये स्ट्रेन है, तो मैं स्ट्रेन क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं, दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? डेल L अपॉन L इज इक्वल्स टू F अपॉन वाई ए आ जाएगा मेरे पास. ठीक है. स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया, F अपॉन वाई ए आ गया हमारे पास. अब बेटा एक बात देखो, ये जो फोर्स लग रहा है दोनों ही वायर्स में वो भी सेम है. अच्छा अब रेडियस सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा. अब मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस भी सेम होगा. इसका मतलब है स्ट्रेन ऑफ वायर ए, स्ट्रेन ऑफ वायर ए अपॉन स्ट्रेन ऑफ वायर बी अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, स्ट्रेन ऑफ वायर ए अपॉन स्ट्रेन ऑफ वायर बी निकालना चाह रहा हूं, तो स्ट्रेन ऑफ वायर ए क्या हो जाएगा? एफ ए अपॉन वाई ए इंटू ए ए. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय होल अपॉन स्ट्रेन ऑफ बी आना चाहिए था, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वाई बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? एफ बी आ जाएगा. अब क्योंकि दोनों में क्या लग रहा है? फोर्स सेम लग रहा है, तो फोर्स से फोर कैंसिल. दोनों की रेडियस सेम है तो रेडियस के लिए क्या होगा? एरिया से एरिया कैंसिल, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. और दोनों का मटेरियल सेम है तो इसका मतलब है कि आपके पास यंग्स मॉड्यूलस से यंग्स मॉड्यूलस कैंसिल एंड यू आर गेटिंग 1:1 आपके पास क्या आ रहा है? स्ट्रेन ऑफ वन फर्स्ट वायर टू द सेकेंड वायर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ को जाते हैं बेटा. देखो क्या कह रहा है कि ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज. बेटा देखो किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड राइज करता है, जब हम कहते हैं कि लिक्विड राइज कर रहा है, तो एंगल जो होता है हमेशा वो थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है अगर राइज कर रहा है लिक्विड, तो यानी एक्यूट एंगल होता है. ठीक है. अगर डिप्रेस कर रहा है लिक्विड, अगर किसी ट्यूब में डिप्रेस कर रहा है तो वहां पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है. इसका मतलब वहां पर क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है. ठीक है बेटा. तो हमसे बोला गया है कि ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से अ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब, एक ट्यूब में लिक्विड राइज करता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि राइज किसके केस में कर रहा है? जब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री किसके लिए होता है? एक्यूट एंगल के लिए होता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, double of its original length, then the strain in the wire is.
अभी अभी मैंने बेटा आपको बताया है, आपके पास क्या किया जा रहा है, एक वायर को उसकी ओरिजिनल लेंथ के 2 गुना खींचा जा रहा है, तो उसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला बताया है कि जितना आपकी लेंथ में चेंज हुआ है अपॉन योर ओरिजिनल लेंथ, देखो आपकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, ठीक हो गया, डबल करने से 2l हो गई, यानी चेंज इन लेंथ कितना आया 2l माइनस एल, ओरिजिनल लेंथ कितना है l, यानी 2l माइनस एल क्या होता है l, l अपॉन l, और ये कैंसिल अगर हमारे पास हो जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आपके पास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेन के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करें, 26 की बात करें, तो ये बोल रहा है विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस रिस्पेक्टिवली विल बी, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इसका प्रभाव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पर क्या पड़ेगा और विस्कोसिटी ऑफ गैस पर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों 2 चीजें समझ लीजिए। देखो विस्कोसिटी जो होती है ना, विस्कोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होती है लिक्विड के केस में। ठीक है, एंड दूसरा जो आपके पास विस्कोसिटी होती है किसके केस में, वो आपके पास जो गैस के केस में होती है वो आपके पास होती है विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर को अगर क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, तो गैस के केस में आपकी जो विस्कोसिटी है किसकी, आपकी गैस की, वो आपकी क्या हो रही है, इट इंक्रीजेस, क्योंकि लीनियरली प्रोपोर्शनल का क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर आपकी जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो कम होती है और गैस की बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड के केस में, इंक्रीज करती है विस्कोसिटी जब टेम्परेचर बढ़ता है गैस के केस में। गेटिंग इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम जाते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड देन द यंग्स मॉड्यूलस विल, देखो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वायर के टेम्परेचर को बढ़ा जाए तो यंग्स मॉड्यूलस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इट रिमेन्स द सेम, इट डिक्रीजेस, इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो देखो बच्चों आपके पास आपके पास क्या होना चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन होना चाहिए जो आपके पास होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस आपका क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल टी। इसका मतलब है कि आपके पास जो यंग्स मॉड्यूलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो आपका यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस जो है टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रख रहा है। अगर आप क्या बढ़ाओगे, इस टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो आपका क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज करेगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखो आपके पास क्या कह रहा है, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सारे के सारे जो वायर्स है, ये सारे जो वायर्स है जिनकी लेंथ आपको डायमीटर दी गई है, ये सारे के सारे सेम मटेरियल से बनाए गए, यानी यंग्स मॉड्यूलस तो इनका सेम होगा। Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? यानी अगर सेम टेंशन इन 4 वायर में लगाया जाए तो किसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा, यानी खिंचाव होगा। तो बच्चों एक बात देख ले, हमारे पास जो यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास होता है वो आपके पास होता है F ओवर A अपॉन डेल L ओवर L हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मेरे पास मैं देखूं तो अगर मैं यहां से डेल L निकाल दूं, चेंज इन लेंथ ही तो निकालना है मुझे, डेल L निकाल दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ एल ओवर ए वाई। ठीक है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एल ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू वाई हो गया बेटा, देखो
ठीक है। अब देखो जरा यहां पर आपका जो डेल एल है यानी चेंज इन जो लेंथ है वो क्या आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर क्या हो रही है एल अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के साथ ये क्या कर रही है इनवर्स रिलेशन शो कर रही है। अब मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर के लिए भी डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर आपके पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी डायमीटर के जो लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आपका क्या होगा कि जिसकी डायमीटर जितनी ज्यादा होगी जितनी कम होगी उसका एक्सटेंशन उतना ही या उसका एक्सटेंशन भी उतना लार्ज ही हुआ होगा। अब आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें जो डायमीटर है 0.25 है, सेकंड में जो डायमीटर है 1 मिलीमीटर है, थर्ड में जो डायमीटर है 2 मिलीमीटर है, फोर्थ में जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है। तो अगर आप देख रहे होंगे जो पहला ऑप्शन है उसकी डायमीटर सबसे कम है, इसका मतलब है डायमीटर सबसे कम यानी चेंज इन लेंथ यानी एक्सटेंशन इन लेंथ विल बी ग्रेटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 29, ये कह रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट कैन वेरी बिटवीन। अब देखो दो ही चीजें होती है आपके पास, एक बार थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है जिसे आप क्या कहते हो एक्यूट कहते हो। एक कंडीशन ये होती है किसकी आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट की, एक थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यानी वो कंसेप्ट होता है किसका ऑब्ट्यूस का। किसका होता है ऑब्ट्यूस का। अगर मैं यहां से रेंज बनाऊं तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री टू आपके पास क्या होता है 0 डिग्री टू आपके पास 180 डिग्री तक क्या हो सकता है आपके पास क्या हो सकता है कॉन्टेक्ट एंगल हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा है कि जो एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ बबल है, मैंने आपको क्या बताया था, यानी जो मैंने क्या बताया था कोई भी जो बबल होता है चाहे वो वाटर का बबल है चाहे वो सोप का बबल है, उसके जो अंदर होता है वो प्रेशर ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में बाहर के कंपैरिजन में। तो देखो आपके पास जब हम वाटर बबल की बात करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर बबल, तो उसके अंदर जो एक्सिस प्रेशर होता है, ठीक है, जो एक्सिस प्रेशर वाटर बबल के अंदर होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s अपॉन आर। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूं सोप बबल की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट सोप बबल तो यू विल सी दैट यही जो चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर किसमें होगा सोप बबल में होगा, वो आपके पास क्या होगा 4s अपॉन आर होगा। लेकिन यू कैन सी दैट कि जो ये एक्सिस प्रेशर है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है बेटा। अगर आप देखोगे दोनों फॉर्मूले में ये जो डेल पी यानी एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ बबल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो देखो जरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां पे हमारा क्या होता है ये चैप्टर खत्म हम करते हैं इन 30 क्वेश्चंस के साथ, और इन क्वेश्चंस को अगर आप लगाएंगे तो आपका जो आने वाला एनडीए 2023 का एग्जाम है उसको आपको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखो कंसेप्ट्स यही आने वाले हैं। हो सकता है यहीं से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू वैसा ही आ जाए जैसा हमने कराया है, बट अगर वैसा नहीं आता है तो कंसेप्ट्स तो यही रहने वाले हैं। हम आपको हर एक एमसीक्यू के साथ उससे रिलेटेड फॉर्मूला उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी करवा रहे हैं। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए देखिए, जिससे कि आपका एनडीए का जो आने वाला एग्जाम है वो बहुत बढ़िया ढंग से जा सके। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए ताकि आपका एनडीए का एग्जाम बहुत बढ़िया हो सके।